स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं पास्कल्स लॉ की, है ना। पहले इंग्लिश में लिख लो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस pressure applied to an enclosed fluid is transmitted equally to every point। जुबेर, तू भी पढ़ाई कर रहा है बेटा? नहीं, every portion of the fluid, लिख लो पहले इंग्लिश में, सिर्फ समझाता हूं हिंदी में। and walls of the vessel containing fluid without diminish ये है मतलब पास्कल्स लॉ। एक मिनट रुको, किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ हेलो, बताइए। बेटा okay, so many students from Delhi also are joining class 9, है ना, so they are also taking class here in online, है ना, so just you send me the name of the student, school name and the class. I will send that in the timing, okay. Definitely, science and maths classes are going on. You can go. Okay, online on the Zoom. I will send you the link and the time. Just you send the name of the yes. Definitely. 3 to 4, 4 to 5 class, I think the time will be and okay. Yes. तो आप एक दो बार फिर आप देखिएगा ना, आप ये इसके पास करते हैं तो आप देखिएगा कि कैसे पढ़ाते हो जो स्टूडेंट्स हैं वो हाँ ठीक है है बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ भाई चलो, द वॉल्स ऑफ द वेसल कंटेनिंग फ्लूइड विदाउट डिमिनिश, कहने का मतलब ये है, मतलब है तो ये छोटा सा लॉ इस तरीके से, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया घड़ा है ना भाई, ये घड़ा है, पिक्चर ऐसे, या कोई भी चीज है, आपने इसमें पानी भर रखा है ऐसे ये, और यहाँ पे प्रेशर मान लिया P1 है इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर मान लिया P2 है, सही है भाई बात। आपने यहाँ पे इसमें एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है बात, और इसका एरिया क्या है? एरिया इसका A है, बोलो
एरिया इज ए। तो यदि आप इस पिस्टन पे फोर्स लगाओगे, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन का है, आप इस पे फोर्स लगाओगे तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई बताओ, जब आप इसे दबाओगे इसके नीचे, जस्ट इनसाइड पिस्टन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एफ अपॉन ए। जितना आपने फोर्स लगाया और एरिया इसका एरिया है ना, सुंदर बना लेते हैं इसे ऐसे, एरिया बोलो, तो इसके नीचे प्रेशर बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो ये कह रहा है, हिंदी में सुन लो, कि यदि किसी भी लिक्विड जो कि किसी बर्तन में रखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर बढ़ाते हो, जैसे यहां पे कितना प्रेशर बढ़ा दिया आपने, एफ अपॉन ए, तो वो प्रेशर लिक्विड के हर एक पॉइंट पे उतना ही बढ़ जाएगा, चाहे वो पॉइंट कहीं सा भी हो। पहले यहां पे पॉइंट प्रेशर क्या था, P1, अब यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 प्लस एफ अपॉन ए। हाँ भाई, यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 प्लस एफ अपॉन ए। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फील्ड इज ट्रांसमिटेड equally to every portion of the fluid and walls of the vessel containing fluid without diminish। without diminish का मतलब है कम हुए बिना सब जगह इक्वली अमाउंट में बढ़ जाएगा। यहां पे एफ अपॉन ए बढ़ाया तो यहां भी एफ अपॉन ए, P2 से कितना हो जाएगा, P2 से P2 प्लस एफ अपॉन ए हो जाएगा, P1 से P1 अपॉन है, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, यानी कि हर एक पॉइंट पे यहां पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा भाई, जितना यहां बढ़ा, जितना यहां बढ़ा, जितना यहां बढ़ा। दिस इज द पास्कल्स लॉ, ये होता है पास्कल्स लॉ, है ना। लिख देता हूं, एट एवरी पॉइंट प्रेशर विल इंक्रीज by F upon, this is the Pascal's law। ठीक है भाई, this is the Pascal's law। अब मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा Pascal's law। सर P1 P2 से H रो जी ज्यादा होगा ना बीच में, हाँ, राइट? वो तो एक अलग चीज है कि P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा, नीचे H रो जी जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी। लेकिन पास्कल्स लॉ प्रेशर डिफरेंस को नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कहीं पे यदि आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सब जगह वो उतना ही बढ़ जाएगा, मैं चाहे वो पोर्शन कहीं भी हो, पॉइंट कहीं भी। ये है ना, समझे। देखो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। नहीं आई बात समझ में। अरे इतने बड़े छोटे छोटे से जैक से हम इतने बड़े बड़े ट्रक उठा देते हैं, नहीं वही है ये, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा देते हैं जरा से पैर से। जो जैक होता है ना, जैक, उस वही जो प्रिंसिपल होता है इसी पे बेस्ड होता है। जैसे हमारी गाड़ी धुलने जाती है वहां पे, है ना, तो वहां पे उसे उठाने की जरूरत पड़ती है। तो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो पास्कल्स का ही लॉ होता है ना, पास्कल्स का ही लॉ होता है। कैसे, बोर्ड पे देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट में ऐसे होता है कि इस लिफ्ट में एक तो एरिया होता है बहुत बड़ा, जिसपे हम कार को रखते हैं, अपनी कार को ऐसे कार को टांग देते हैं, और ये लिफ्ट अंदर से एक लिक्विड के द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा, एक यहाँ पिस्टन होता है,
इन्हें एक ही लेवल में बना लेते हैं अभी तो। ये रहा, और यहाँ होता है पिस्टन, ठीक है भाई, और ये यहाँ पे लगा होता है ऐसे करके यूं, है ना, और इसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड। चलो पानी मान लो ऐसे ऐसे, सही है भाई। इसका एरिया कितना मान ले हम, A1, इसका एरिया कितना मान ले A1, इसका एरिया कितने मान ले A2। अब देखो यदि मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं F1, बोलो फोर्स लगाता हूं यहाँ F1, तो इसके नीचे जो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज्ड, बता सकते हो कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, बोलो। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, this pressure is transmitted to each and every point, this pressure is transmitted to each and every point of the fluid without diminish, बिना कम हुए हर जगह पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा अंकित, जितना यहां बढ़ा इतना यहां बढ़ जाएगा, इतना यहां बढ़ जाएगा, इतना यहां भी इतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, बताओ बोलो। जब यहां प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहां पे फोर्स नहीं लगाने लगेगा ऊपर की ओर को, बोलो। तो यहां पे प्रेशर कितना बढ़ा, इतना, और फोर्स यहां पे लगाने लगा F2, तो हाँ भाई जब यहां प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर कितना हो जाए यहाँ पे F2 अपॉन एरिया, बोलो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स कितना लगाएगा ये पिस्टन, प्रेशर इनटू एरिया। और बेटा प्रेशर कितना था, यहां पे लिख देता हूं, प्रेशर था F1 अपॉन A1, बोर्ड पे देखो तो F2 जो होगा F1 अपॉन A1 इंटू A2 लिखना पड़ेगा, A2 बोलो, ये होगा तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। अब ध्यान से देखो, ये वाला जिसपे गाड़ी खड़ी करते हैं उसका सिलेंडर होता है, ये पिस्टन का एरिया क्या होता है A2 बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे मान ले A2 बराबर 1000 गुना, है ना, और A1 के है, तो यदि आप इफ F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन लगाओगे तो बेटा F2 कितना जाएगा बताओ, 10 इंटू A2 कितना है 1000 गुना इंटू A1, तो A1 से A1 कट जाएगा, तो F2 कितना जाएगा 10,000 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे, तो पता है ये कितना ऊपर को लगा देगा 10,000 न्यूटन, ऐसे होता है 10,000 न्यूटन मतलब बहुत होता है, 10,000 किलो हो गया, सॉरी 1,000 किलो हो गया, 1,000 किलो की गाड़ी होती है, तो आप 10 न्यूटन के फोर्स से 10,000 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। नहीं तो कोई ऐसी है, मतलब कितनी बड़ी कार है एम की, बहुत मेहनत लगेगी इसे उठाने में, लेकिन जैसे ही हम जरा सा फोर्स लगाते हैं जैक से, हाइड्रोलिक लिफ्ट से, वो क्या हो जाता है ऊपर चले जाता है, ऊपर चली जाती है। सर जो फ्लूइड भरा होता है कैसा होता है, पानी, अबे कोई इसमें स्पेशल थोड़ी है, पानी, पैसे लगाएंगे क्या इसमें। लेकिन जैसे मान लिया कुछ अच्छी टाइप की, स्पेशल टाइप की लिफ्ट होती हैं या जो हाइड्रोलिक क्रेन होती हैं, उसमें ऑयल भी भरा होता है, समझे ना, उसमें ऑयल भी भरा होता है, जो फ्लूइड होता है ये ऑयल भी भरा होता है इसमें। यहां पे लिख लेना, एक इस जगह लिख लेना, दिस प्रेशर, दिस इंक्रीज प्रेशर, दिस इंक्रीज्ड प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली, सब जगह इक्वली फैल जाता है।
हाँ भाई, ये मतलब काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, है ना, इस पे काफी क्वेश्चन आ गए हैं, तो तुम इसे रखना और समझ लेना, है ना। जैसे बिगिनर बॉक्स निकाल लो, बिगिनर बॉक्स 3 और क्वेश्चन नंबर 3 करो, इसमें इसी पर है। हाँ भाई, साफ कर दूं, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। कौन सा क्वेश्चन? बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 238 पे। पेज नंबर 238 पे, है ना, बिगिनर बॉक्स 3, ये है, क्या है, थर्ड, द डायमीटर ऑफ ए पिस्टन P2 इज 50 सेंटीमीटर। ये रहा, ऐसे है, एक का डायमीटर छोटा होगा, एक का डायमीटर बड़ा होगा। ये है डायमीटर ऑफ पिस्टन P2 इज 50, ये तो है 10 सेंटीमीटर और ये है 50 सेंटीमीटर। बताओ जरा, बोलो, ये है ना। when force exerted on P2 is when force exert in P2 is, ये है P2, ये है P1, इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम, कितना, 1 न्यूटन। when a force of 1 न्यूटन is applied, अच्छा, what force is exerted on P2, मतलब P2 पे कितना फोर्स लगेगा यदि आप P1 पे F1 बराबर 1 न्यूटन लगाते हो। नहीं आई बात समझे, क्वेश्चन पढ़ लो। छोटे पे फोर्स लगाएंगे, अब बड़े पे फोर्स ज्यादा लग जाएगा। देखो, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप P1 पे, तो बेटा P2 पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। कैसे, क्या तरीका है, प्रेशर जो होगा जनरेट F1 अपॉन A1, और उतना ही प्रेशर यहां पे भी बढ़ जाएगा, ऐसे करके जितना प्रेशर यहां पर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर यहां पे बढ़ेगा। अंकित, ये ध्यान रखना, प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये है। हाँ भाई, तो F2 जो होगा वो A2 अपॉन A1 इंटू F1 होगा, और ये तो सर्कुलर है, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर लिख सकता हूं फिर तो F2 जो होगा पाई से पाई कट जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू F1 लिख सकता हूं बेटा, और R2 को D2, फिर रेडियस क्या होती है, D/2, तो R2 को क्या लिख लेंगे बेटा, D2/2 डिवाइडेड बाय D1/2, ये रहा, इंटू F1 इंटू होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R2 अपॉन R1 क्या आएगा, D2 अपॉन D1 इंटू होल स्क्वायर। एक्चुअली D2 दे रखा है इसने, D2 कितना है 50 सेंटीमीटर, और D1 कितना है 10 सेंटीमीटर, ये है D1 का होल स्क्वायर, F1 कितना है 1 न्यूटन, तो 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपने इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर कितना न्यूटन जनरेट हो गया, 25 न्यूटन। कौन से प्रिंसिपल की सहायता से हमने सॉल्व किया इसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओ सॉरी पास्कल्स लॉ से, विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। थोड़ा गर्म पानी दे देता मम्मी, थोड़ा गर्म पानी दे। हाँ बेटा, वेरी गुड, तो ये बात है, तो समझ में आया भाई।
तो इसमें से या तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनेगा P इक्वल टू F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। बस यही है पास्कल्स लॉ में, इसी पे सारे क्वेश्चन भी दे रखे होंगे तुम्हारा। अब हम चलते हैं थोड़े टफ कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं अपन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब सही है भाई? हाँ भाई, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बताना अंकित। यस। बताइए जरा। मतलब सर ये है कि अगर कोई वस्तु अगर तैरती है पानी में, हाँ तो सर आपने वेट के बराबर सर पानी हटाना पड़ता है उसे। अच्छा। आप तो सर ये कहते हैं कि मतलब फर्स्ट जो सरफेस टेंशन जो होता है ना सर, उसको वेट के हिसाब से अपना बढ़ाना पड़ता है। सागर बताना बेटा आप थोड़ा सा। भाई ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अरे जल्दी बता। हेलो, नहीं पता? देखो इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना? मैं हिंदी में बताता हूं और हिंदी में ही समझने की कोशिश करना। देखो, जब कोई वस्तु पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। When a body is immersed in a fluid fully or partially, the weight of the body is decreased. आई बात समझ में? और भार में ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। and the decrement in the weight of the body is equal to the weight of the fluid displaced. आई बात समझ में? इंग्लिश में कैसे? When a body is immersed in a fluid partially or fully, the weight of the body is reduced, or the weight of, there is a loss in the weight of the body, and this loss of the weight in the body is equal to the weight of the fluid displaced. है ना? इसे मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं, लिखो पहले तभी समझ में आएगा। देखो, when a body is immersed in the fluid, in the liquid, partially or fully, partially आंशिक रूप से या पूरी तरह से, the apparent weight of the body is less than the actual weight। ये है। ठीक है भाई? हाँ भाई, देखो इधर, this decrement in the weight of the body, this decrement in the weight of the body is equal to the buoyant force, B-U-O-Y-A-N, buoyant force which acts
which acts upward and it is equal to the weight of liquid displace इसे लिख लो पहले। डन सर। वेरी गुड। अब देखो कहने का मतलब ये, मैं इसे चित्र से समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमने ये हमारा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, सही है भाई। तो एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, है ना, चित्र यहां अच्छा बनेगा। तो पूरा बड़ा सा चित्र बनाते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉडी को एक स्प्रिंग मास बैलेंस से लटका रखा है और इस तरीके से लटका रखा है ये, हाँ भाई इसका वेट mg है। तो यहां पॉइंटर दिखाएगा, पॉइंटर दिखाएगा कुछ, और ये हवा में लटका हुआ है। किस में लटका हुआ है बेटा? हवा में, ऐसे। अभी पानी इसके अंदर नहीं है ना, तो इसका वेट जो होगा वो मान लिया W1 है, ऐसे करके। चलो इसे पानी को हम पूरा दिखा देते हैं, ये। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर को ऊपर लाते हैं और ये तो यहीं पे रखा रहेगा, तो ये तो यहीं पे लटकी रहेगी ये रही, और इसे हम पूरे मास को इसके पानी के अंदर डुबा देते हैं। जब पानी में डुबाएंगे इस तरीके से तो क्या होगा बताओ? हाँ भाई, ये जो रीडिंग है, ये W2 हो जाएगी, और ये जो पॉइंटर यहां पे था ना, पहले यहां पे तो 0 था, ये पे तो 0 था, अब ये ऊपर आ जाएगा W2, पहले W1 यहां पे था, तो लॉस हो जाएगा। तो जो W2 है इट विल बी लेस देन W1 और W2 इज ग्रेटर देन W1, विच इज करेक्ट। कौन सी रीडिंग, कौन सा सही है भाई? W2 ज्यादा होगा या W2 कम होगा? W2 कम होगा, कम हो जाएगा, उसके वेट में कमी आ जाती है। आगे बात समझ में? कमी कितनी आएगी? मान लिया यहाँ पे ट्रे रखी थी, आपने ट्रे रखी थी, जैसे आपने इसमें घुसाया तो इसमें से पानी निकला, नहीं निकला? यहां पे पानी भर जाएगा, इसके यहां पे पानी भर जाएगा, बोलो नहीं आई बात समझ में? तो W2 इज लेस देन, तो लॉस इन वेट बता सकते हो कितना होगा? हाँ बता सकते हैं, W2 माइनस W1, सॉरी W1 माइनस W2, दिस इज द लॉस इन वेट। नहीं आई बात समझ में? तो व्हाट इज W1? W1 इज एक्चुअल वेट। व्हाट इज W1 लिख लेना यार, ये क्या होगा? एक्चुअल वेट, सही है भाई। व्हाट इज W2? W2 को क्या बोलेंगे भाई? अपेरेंट वेट। नहीं आई बात समझ में? अपेरेंट वेट तो वो होता है जो आपको आभासी वेट, मतलब है नहीं वो एक्चुअली वेट, तो इसका एक्चुअल में W1 ही है, लेकिन आपको W2 लग रहा है, तो जो लग रहा है उसे अपेरेंट कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो गया, दिस इज द लॉस इन वेट। पता है लॉस इन वेट कितना होगा? इसमें क्या लगता है, जब आप इसे यहां पे mg लगाओगे इस तरीके से, तो यहां पे टेंशन लगेगा, और टेंशन किसके बराबर होगा? W1 के यहां पे। लेकिन जब आप, सुनो मेरी बात, जब इसे पानी में डाल दोगे तो mg तो अब भी लगेगा, लेकिन इसमें एक अपथर्स्ट फोर्स लगने लगता है। कौन सा फोर्स लगने लगता है बेटा? अपथर्स्ट फोर्स, इसे बोलते हैं अपथर्स्ट फोर्स, है ना। ये बायन्स फोर्स बोल दें, बायन्स फोर्स बोल सकते हैं, बोलो। तो ये जो T डैश होगा, बताना ये T डैश, तो अब की बार जो T डैश होगा भाई वो किसके बराबर होगा? इसमें T डैश W2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, स्प्रिंग मास बैलेंस में टेंशन ही रीडिंग को देता है।
तो अब की बार जो इसमें टेंशन होगा टी डैश वो कम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, नीचे की ओर तो लग रहा है mg और ऊपर की लग रहा है बायन्स फोर्स माइनस टी डैश, नहीं, और mg ही क्या है बेटा, mg को ही क्या लिखेंगे, वेट w1। तो देखो w1 और बायन्स फोर्स है ना, w1 प्लस ऊपर की ओर टी डैश और टी डैश जो होगा आपकी बार w2। तो ध्यान से देखो FB कितना हो गया, w1 माइनस w2। तो ये जो लॉस इन वेट है ये बायन्स फोर्स के बराबर होता है। नहीं आई बात समझ में? लॉस इन वेट इज इक्वल टू बायन्ट फोर्स, FBOUYANT, बायन्ट फोर्स, FB इज इक्वल टू लॉस इन वेट। कॉपी करो इसे, लॉस इन वेट, बायन्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जो कि उसके वेट में कमी के बराबर हो जाएगा, जब भी तो हुआ ऐसे। इस बायन्ट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, है ना। टेंसर देखो मेरी बात बताओ, ये जो पहले अब एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लो, जरा पढ़ लेना जरा एक बार डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ो कॉपी में से, तभी समझ में आएगा। हाँ भाई आ रहा है नहीं? तो जब भी कोई वस्तु इसे तो हमने पूरी तरह से डुबा दिया भाई, आंशिक रूप से नहीं पूरी तरह से डुबा दिया, तो इसके भार में कमी आ गई। भार में कमी किसके बराबर आएगी, जितना इस पे ऊपर की ओर बायन्ट फोर्स लगता है। बायन्ट फोर्स कौन लगाता है भाई, कौन लगाता है बायन्ट फोर्स? सागर, पानी लगाएगा, फ्लूइड लिक्विड लगाएगा, ऊपर की ओर लगाता है हमेशा। बायन्ट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इस पॉइंट को मैं लिखाऊंगा। दूसरा, ये बायन्ट फोर्स ही इसमें वेट की कमी के बराबर होगा। W1 एक्चुअल वेट है, W2 कम अपरेंट वेट है, और मैंने ये लिखा है ये बायन्ट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। अगर जो मान लिया इसमें से पानी गिरा, ये मिला करके ये कितना पानी आया भाई नीचे की ओर, मान लिया ये पानी आया m डैश द्रव्यमान, तो पता है बायन्स फोर्स किसके बराबर होगा? देखो बाय BOUYANT फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड लिक्विड डिस्प्लेस। ध्यान रखना, इसी से सवाल सॉल्व होंगे। जो बायन्ट फोर्स लगेगा, मान लिया यहां पे मिलाकर के कितना आ गया m डैश, तो m डैश जी। जो पानी गिरा तो उसका जो वेट है, जितना इस बॉडी ने पानी गिराया उसका जो वेट है, उतना ही वेट इसके अपरेंट वेट में कमी आ जाती है। तो जो कमी होगी पता है कितनी होगी? कमी ये होगी m डैश।
जितना वेट में जो कमी होती है बॉडी की, वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है, और वही बायन फोर्स कहलाता है। व्हाट इज एम डैश? एम डैश इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज एम डैश जी? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि जी से गुणा कर दो मास में, तो क्या होगा? वेट आ जाएगा। अब मैं जब तक सवाल नहीं कराऊंगा तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा बात। ये है, सही है भाई? कॉपी कर लो तो बता देना। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड लिख लेना बेटा यहां पे, डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सेकंड फॉर्म वर्ब की। हो गया भाई? जब हो जाए तो बता देना। चलो ठीक है भाई, अब मैं सवाल कराता हूं। अच्छा, मेरे को ये बता दो कि एक बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? एक बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई बताओ? है हाँ, 5 इंटू 10 की पावर 3। W है ना, मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 5, देन डेंसिटी पता क्या होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है बात? डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में अपने को पता ही है, ये 1 ग्राम पर सीसीवी होता है और 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब भी होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, देखो क्वेश्चन लिख लो पहले इंग्लिश में, फिर हम समझाएंगे। ए सॉलिड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 हैज weight of 50 Newton in air if it is displaced in water completely. Find its apparent weight. बताओ आंसर। 50 न्यूटन का है और 5 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो बताओ इसका वेट कितना होगा? 50 न्यूटन से कम होगा ज्यादा होगा ये बताना? कम होगा सर। कम होगा, लेकिन कितना हो जाएगा ये बताना है अपने को, है ना? कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड, ध्यान से देखो। मान लिया, अच्छा ये बताओ वेट किसके बराबर होता है? तुम्हें मैंने स्प्रिंग बैलेंस बताई थी ना, वेट होता है टेंशन के बराबर। ये रहा, नहीं आई बात समझ में? वेट किसके बराबर होगा? यस सर। इसमें जो टेंशन होता है, और टेंशन तो टेंशन ही है, जो वेट होता है वो टेंशन के बराबर होता है। ये तो बात अलग हो गई, ये मैंने पहले आपको करा चुका हूं, है ना? अब यहां देखो, जब इसे आपने एक भौतिक तुला यानी स्प्रिंग तुला से लटका रखा था,
तो इसका वेट था 50 न्यूटन। कितना मास कितना मान ले इसका m, तो नीचे लग रहा होगा mg, हवा में ये टेंशन होगा, तो वेट जो होगा इसका mg बराबर 50 न्यूटन था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? अच्छा मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है ना, ब्लॉक लेट वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज v, तो m बराबर v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसे क्या मान लेते हैं? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। तो भाई ये बताओ इसकी डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बता सकते हो? 5 टाइम्स, भाई यहां लिख दूं डेंसिटी ऑफ सॉलिड 5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 दे रखी है ना, तो डेंसिटी ऑफ इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। अरे बोलो यस सर। यस सर। हाँ ये बात है ना। तो वॉल्यूम और मास में रिलेशन ये हो जाएगा, और मैं इसे क्या v इंटू 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। कॉपी करो यहां तक। कॉपी करो। ऊपर बना देता हूं यहाँ पे। चलो छोड़ो इधर बना। हाँ भाई जब कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे कंप्लीटली डुबोना है पानी में। देखो कैसे, ये मान लिया हमने ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से मास m को ये तुला थी, इसकी जो भी रीडिंग थी, आपने इसे क्या करा बेटा, पानी में पूरी तरह डुबो दिया। बताओ सही है क्या बात? तो ये बताओ यहां पे जो टेंशन T डैश है, यानी कि जो इसकी रीडिंग है वो T डैश और T में कौन बड़ा होगा? बताओ। T बड़ा होगा पहला। ये तो कम हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि अभी भी mg यहां पे लग ही रहा था जैसे पहले लग रहा था, लेकिन इसमें अब एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा लगने लगेगा सागर? बायन्स फोर्स ऊपर की ओर। बताओ नहीं आई बात समझ में? तो अब इक्विलिब्रियम में जो रीडिंग देगा ये, वो ये देगा T डैश, तो T डैश प्लस FB इक्वल टू mg होगा ना। तो जो T डैश होगा वो mg माइनस FB। बोलो समझ में आई बात? अच्छा बायन्स फोर्स किसके बराबर होता है बता सकते हो? बायन्स फोर्स जो होता है वो m डैश g। दिस इज द व्हाट इज m डैश? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये बात समझ में आती है नहीं? बोलो। तो जो नई रीडिंग होगी वो mg में से m डैश g, मैं इसे ऐसे लिखता हूं हमेशा mg माइनस m डैश g, है ना। FB नहीं लिखता, बस क्या लिखता हूं, जो वेट में कमी होगी वो m डैश g कमी हो जाएगी। तो m डैश g क्या है? व्हाट इज m डैश g? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, m डैश g वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसके भार में जो कमी होगी वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगी। अब ये बता दो, ध्यान से देखो कैलकुलेशन करने का तरीका। ये देखो बोर्ड पे देखो भाई एक बार, तो यही तो होगा नई रीडिंग। अब मैं इसमें से mg कॉमन ले लेता हूं तो m डैश अपॉन m बच जाएगा। बोलो व्हाट इज m डैश? यहां लिखेंगे वेयर m डैश। सागर बताएगा व्हाट इज m डैश, बताना। सर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेरी गुड। और व्हाट इज m?
व्हाट इज एम? सर ब्लॉक का मास। वेरी गुड, मास ऑफ सॉलिड। व्हाट इज एम डैश? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज एम? मास ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, m बराबर v इंटू डेंसिटी, ये हमेशा ध्यान रखना, m बराबर v रो या m बराबर vd। देखो mg कॉमन ले लिया तो mg की वैल्यू कितनी थी पता है आपको? mg की वैल्यू थी 50 न्यूटन। ये बात सही है क्या? यस सर। अच्छा ये बताओ, जब इसका वॉल्यूम कितना था m, देखो तो m क्या लिखूंगा? m लिखूंगा मैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये बात क्लियर है क्या? देखना। हाँ भाई, अब मेरे को m डैश बता दो, जो जैसे आपने इसमें डाला और इसमें से जो पानी निकला इधर, उसका मास कितना था m डैश? तो मेरे को m डैश की वैल्यू बता दोगे कितनी आएगी? देखो ध्यान से देखो। जो ब्लॉक का मास होगा। नहीं, ब्लॉक का मास नहीं, जो वॉल्यूम हटाया है इसने, इस वाले वॉल्यूम ने, इस वाले मास ने, उसका वॉल्यूम ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर है, मास नहीं है बराबर। नहीं आई बात समझ में? जो इसने ये पूरी तरह से डुबो दिया ना, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन को पूरी तरह से आप डुबो दोगे तो जो वॉल्यूम जो फ्लूइड का बाहर आएगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर बाहर आएगा। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। नहीं आई बात समझ में? अंकित को नहीं आई? सर वॉल्यूम के बराबर है या वेट के? नहीं, अबे वेट के नहीं, सुन ले मेरी बात सुन, तू सारी कहानी छोड़ दे। तो मेरे को ये बता, यहां देख, ये ट्रे है, ट्रे, यहां पे ये ट्रे ऐसे थी और यहां पे पानी रखा हुआ है, ये पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, पानी रखा हुआ, पानी रखा हुआ है। आपने इसमें अभी तो फुल भरा हुआ है, तो जब आप इसमें, इसका मास m है और इसका वॉल्यूम v है, जब आप इसे अंदर लाओगे तो पानी जो चला जाएगा इधर की ओर आ जाएगा ना यहां पे। तो अगर जो इसका वॉल्यूम v था, तो ये बताओ जो इसने पानी डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम वही है जो इस बॉडी का वॉल्यूम है। नहीं आई बात समझ में? यस सर। मास बराबर नहीं है, वॉल्यूम बराबर होगा। वो कितना वॉल्यूम का डिस्प्लेस कर देगा, जितना वॉल्यूम पानी में डालोगे उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अभी देखो एक और एग्जांपल देखो, बोर्ड पे देखो, तुम इसे क्वेश्चन को छोड़ो, यहां देखो, समझ जाओगे तो आएगा समझ में। मान लिया फुल भरा हुआ है ये रहा, सही है भाई। अब आप एक सिलेंडर लाए, चलो ऊपर से लेके आए, ऊपर से, इसका वॉल्यूम टोटल V है। अब मेरे को बताना, आपने इसे पूरा नहीं डालना है, आपने इसे जैसे नीचे लेके आए ऐसे, तो इसका ये V1 ऊपर रह गया, V2 तो एयर में है और V1 इसके अंदर डाल दिया, तो इसमें जो पानी निकला वो डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा अंकित? V1 होगा। अबे जितना पानी में वॉल्यूम बॉडी का डालोगे उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस करेगा वो। समझ में आई बात? इसे पूरा डाल दोगे तो V वॉल्यूम बाहर आएगा। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, अब तुम आराम से कॉपी कर लो जितना तुम्हें करना है, फिर मैं बताता हूं। करो कॉपी। डन सर, ओके। तो अब यहां देखो, फिर से मैं बताता हूं। जो अपेरेंट वेट होगा, यहां पे लिख देता हूं, अपेरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट माइनस बायन्स फोर्स। और जो बायन्स फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के, यानी कि m डैश जी। व्हाट इज m डैश? द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। अगर जो मैं mg कॉमन ले लूं ऐसे हम, तो ये बताओ m डैश, व्हाट इज m डैश? तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित, व्हाट इज m डैश? सर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड डिस्प्लेस।
तो जो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा इस केस में, जो मतलब ये जो पानी आया है m डैश, बता सकते हो कितना आएगा? m बराबर वॉल्यूम होगा। m बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे m बराबर m डैश बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी, और जो मास आएगा सॉलिड का वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये है कहानी। नहीं है बात समझ में भाई? अंकित? डन सर। हाँ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, 51 माइनस रो वाटर अपॉन रो सॉलिड। उसके लिए उसने दे रखा है एक रिलेशन कि जो सॉलिड की डेंसिटी है वो 5 गुना है, क्योंकि स्पेसिफिक दे रखे रो वाटर इनटू 5 टाइम्स ऑफ रो वाटर। तो ये हो जाएगा जो टी डैश होगा यानी अपरेंट वेट 50 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो। तो जो अपरेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। सही है? डन सर। हाँ, मैं एक आध सवाल और देख लेता हूं इसमें जो तुम कर पाओ। इसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो नहीं से इसमें हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो तुम बिगनर बॉक्स का, तभी आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भी, बिगिनर बॉक्स 3 का। क्या है? ए सर्टेन ब्लॉक हैज ब्लॉक वेज वेइंग 15 न्यूटन इन एयर। बोर्ड पे देखो, अरे इधर देखो। जैसे मान लिया इसे मैंने m को लटकाया, तो ये जो टेंशन है ना, ये कितनी है? 15 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में? एयर में भाई टेंशन मान लेते हैं 15 न्यूटन, तो T बराबर mg। अरे क्लियर है क्या बच्चे? और यस सर। 12 न्यूटन है वाटर में। जब हमने इसे वाटर में रख दिया ऐसे, बोलो, ये कह रहा है कि अब जो इसमें टी डैश है वो 12 न्यूटन हो जाती है। तो यानी अब थर्स्ट फोर्स इसमें कितना लग रहा होगा? mg। और भाई बायंस फोर्स जिसे हम m डैश g बोलते हैं, अरे ये देखो बोर्ड पे देखो, बायंस फोर्स को मैं क्या बोलता हूं भाई? बायंस फोर्स को m डैश g। हाँ भाई, बोर्ड पे इधर जो बायंस फोर्स होगा वो m डैश g होगा। बताना m डैश क्या होगा? सर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेरी गुड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होता है? वॉल्यूम इनटू लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात है। अब लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें समझाऊंगा। तो ये बात है। अच्छा, तो इसमें बायंस फोर्स आ जाएगा हमारा। बायंस फोर्स mg कितना दे रखा था पहले? 15 न्यूटन था ना। तो इसमें पूछा क्या क्या है? पहले पार्ट में क्या पूछा है भाई? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो यहाँ पे, क्या मैं टी डैश इज इक्वल टू टी डैश प्लस एम डैश जी बराबर एम जी, यानी कि टी डैश बराबर एम जी माइनस एम डैश जी, है ना भाई? लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो। हाँ भाई, ये बताओ अंकित, ये mg क्या है? mg बोलो एक्चुअल वेट। सर एक्चुअल वेट। हाँ, एक्चुअल वेट। व्हाट इज टी डैश? बोलो अपेरेंट वेट।
नहीं आई बात समझ में? अरे अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बायंस फोर्स, बायंट फोर्स। नहीं आई बात समझ में? बोलो। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बायंट फोर्स। बोलो। यस सर। देखो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा आसान तरीके से। पता मेरे को बहुत सारी चीज है लेकिन वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं। क्यों नहीं रख रहा हूं? क्योंकि तुम्हें भी इसी तरीके से करना है। कैसे करोगे देखो, टी डैश इज इक्वल टू, मैं इसमें से एम जी कॉमन लेके एम डैश माइनस एम कर देता हूं। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं। तो वो ये कहता है कि जो टी डैश है अपेरेंट वेट 12 था। पहले कितना था बेटा? पहले था 15, अब हो गया 12 माइनस। ध्यान से देखो, व्हाट इज एम डैश? दोबारा से बताओ हिंदी में। सर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये होगा इसे पूरी तरह से डाल रखा है। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है और m बराबर v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जितना वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही वॉल्यूम बॉडी ने डिस्प्लेस भी किया है। तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 15, 1 माइनस रो w अपॉन रो सॉलिड। अब ध्यान से देखो, उसने पूछा है कि रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी पता है क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। बताओ। तो लिख लो, कितना आएगा? 12/15 इज इक्वल टू 1 माइनस रो w अपॉन रो s, और ये इधर आ जाएगा माइनस 3/15 इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन रो s। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 1/5 इज इक्वल टू रो w अपॉन रो s। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रो s अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू 5 आ गया इसका आंसर। ये है। सही है भाई? यस सर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को। जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। दूसरा लिक्विड है, उसमें 13 न्यूटन आ जाती है इसकी रीडिंग, और उसकी डेंसिटी बतानी है आपकी बात। ये तो वाटर था, ये क्या था? वाटर। तो जो डेंसिटी कितनी थी? सॉलिड। तो सॉलिड की डेंसिटी कितनी है भाई? 5 इंटू रो वाटर। अब की बार हमने इसे किसी एक दूसरे लिक्विड में जिसमें डेंसिटी रो लिक्विड है और रो सॉलिड को डाल दिया। बोलो अब की बार टी डबल डैश जो आया, हाँ भाई अंकित, सागर, इधर देख, ये mg और ये आपकी बार m डैश जी बायंस फोर्स। बताओ भाई सही लगाया क्या? इक्वेशन मैंने चित्र सही बनाया? बनाओ अब की बार तुम खुद से। mg नीचे लगाएगी अर्थ, T डबल डैश लगेगा टेंशन, और m डैश जी क्या होगा भाई? सागर, जुबैर, क्या होगा m डैश जी? 13। नहीं, अबे 13 कैसे हो जाएगा m डैश जी? 13 तो ये दे रखा है, अपेरेंट वेट। 13 बेटा अपेरेंट वेट। हाँ वो तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी में क्या बोलेंगे क्या इसे? व्हाट इज एम डैश जी? हाँ, बायंट फोर्स, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ऐसे कह रहा हूं मैं, जो बायंट फोर्स होता है ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है, और वेट किसके बराबर होता है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। ये कह रहा हूं मैं। और तो टी डबल डैश क्या हो जाएगा बताओ? टी डबल डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम डैश जी। फिर से मैं यहां से एम जी कॉमन ले लूंगा तो एम डैश अपॉन एम बनता है, और ये हो गया टी डबल डैश। तो फिर से डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपने को पता लग जाएगी इसमें। बोर्ड पे देखो इधर, टी डबल डैश कितना दे रखा है भाई? अब की बार
उसने दे दिया अपेरेंट वेट, ये क्या है टी डबल डैश अपेरेंट वेट 13 और एक्चुअल वेट mg कितना था 15। 1 माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सॉलिड। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? Yes, sir. जब आपने बॉडी को पूरी तरह से डुबो दिया तो इसका मतलब जो वॉल्यूम सॉलिड का है वही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस का है, तो हमारे लिए तो अच्छा है, फिर तो वी कट जाएगा। आंसर निकालो, रॉ सॉलिड अपॉन रॉ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी निकाल दिया ना इसमें। 7.5। आंसर चेक कर। नहीं यार कम आएगी। चलो ओ सॉरी देखो क्या है सीन। आंसर चेक करो। बोलो। रॉ सॉलिड कितना था भाई? रॉ सॉलिड था 5 इंटू रॉ वाटर। इस बात को भूल गए आप? वाटर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं 2/15 इंटू सॉलिड का मतलब है 5 इंटू वाटर, तो कितना आ गया रॉ लिक्विड इज इक्वल टू 2/3 इंटू रॉ वाटर। तो आंसर देख 2/3 दे रखा होगा। चेक करो आंसर। सॉलिड के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी रिलेटिव डेंसिटी, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सही है क्या बात? अंकित, जुबैर, यही दे रखा है 2/3। हाँ समझ में आया बात भाई? बात ये है। तो व्हाट इज द बायंड फोर्स? बायंड फोर्स बता सकते हो क्या होता है? जो लिक्विड लगाते हैं। हाँ, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है बॉडी की वजह से उसका वेट होता है बायंड फोर्स। समझे? और ये बायंड फोर्स हमेशा किधर लगेगा? लिख लो ऐसे पॉइंट बना के लिखो। बायंड फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिखो बायंड फोर्स BOUYANT बायंड फोर्स एक्ट्स always upward on the center of gravity of fluid displaced। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे नीट में पूछा नहीं जाएगा, IIT का पॉइंट है, लेकिन हो सकता है कभी कभी दिमाग फिर जाए तो फिर पूछ पाछ ले। Buoyant force acts always upward on center of gravity of fluid displaced। इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप याद रखोगे इसे, है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड पर बायंड फोर्स लगता है हमेशा, और अपवर्ड लगता है। ये बात है, ठीक है भाई? यस सर। चलो तो आज के लिए इतने काफी है। इसमें एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो हो गया, इसमें लॉज ऑफ फ्लोटेशन और रह गए अभी। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन रह गए हैं, तो उस पे सवाल भी रह गए हैं, तो हम करेंगे कल, तो इसे कल खत्म कर देंगे फिर, है ना? और उसके बाद फिर हाइड्रोडायनेमिक रह जाएगा। तो हाइड्रोडायनेमिक भी 2-3 दिन में खत्म ही होगा, है ना? हाइड्रोडायनेमिक भी अच्छा पोर्शन है। हाइड्रोडायनेमिक के बाद सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है ना? इनमें से क्वेश्चन आते हैं और आसान होता है ये, तो मतलब 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा फिर आपका। सही है? ये तो आज के लिए इतना ही काफी है।